न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू, है न। चलिए आइए चलते हैं। दूसरा चैप्टर है बाबू श्वसन। क्लास 10 पार्ट 2। देखिए पढ़ा दिए थे कहाँ तक बाबू, आपको ये बता दिए थे आपका पौधों में श्वसन पढ़ा दिए थे, है न। पौधों में श्वसन अंग पढ़ा दिए थे, ये सब की चर्चा हम कर दिए थे, है न। आज पढ़ते हैं जंतुओं में, है न। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, है न। हेडिंग डालेगा जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। 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 देखिए जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। अब देखिए जंतु भी कितने प्रकार के हैं बाबू, लमसम 2 प्रकार के हैं। पहला है सूक्ष्म जीव, है न, और दूसरा है बड़ा जीव। पहला सूक्ष्म जीव, है न, लिखिएगा सूक्ष्म जीवों में गैसों का आदान प्रदान। सूक्ष्म जीवों में श्वसन लिखिएगा, सूक्ष्म जीवों में श्वसन लिखिएगा, सूक्ष्म जीवों में श्वसन, सूक्ष्म जीवों में श्वसन, सूक्ष्म जीवों में श्वसन। तो सूक्ष्म जीवों में श्वसन है तो सूक्ष्म जीव मतलब कौन सा सूक्ष्म जीव? एक कोशिकीय जीव। कौन सा बाबू? एक कोशिकीय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सूक्ष्म जीव मतलब कौन? एक कोश, एक कोश, एक कोशिकीय, है ना, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय। चलिए आइए एक कोशिकीय की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एक कोशिकीय। अब एक कोशिकीय जीव जो होता है उसमें जो श्वसन होता है उसके लिए क्या होता है, ये जो श्वसन करता है विसरण के जरिए करता है। किसके जरिए करता है? विसरण के जरिए। इसमें क्या होता है, सूखा हुआ नली होता है, ठीक है न। लिखिएगा ये विसरण के जरिए श्वसन करता है। लिखिएगा ये विसरण के जरिए श्वसन करता है। विसरण के जरिए, ये विसरण के द्वारा श्वसन करता है। ये विसरण के द्वारा श्वसन करता है, श्वसन करता है। एक कोशिकीय जीव जो है वो किसके द्वारा श्वसन करता है बाबू? विसरण के द्वारा, है न। एक कोशिकीय जीव किसके द्वारा श्वसन करता है? विसरण के द्वारा। अब एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आते हैं ये भी आप जानते हैं। कौन कौन आते हैं? तो अमीबा, डायटम, पैरामीशियम, पैरामीशियम और हो गया एसिस्ट इत्यादि कर दीजिए, है ना, इत्यादि कर दीजिए बाबू। देखिए ये सब जीव है, एक कोशिकीय जीव है। आयु श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? विसरण के द्वारा करते हैं, विसरण के माध्यम से करते हैं, है ना, विसरण के द्वारा करते हैं बाबू। अब देखिए अब है दूसरा है बड़ा जीव, है ना। दूसरा है बड़े जीवों में श्वसन। दूसरा है बाबू बड़े जीवों में श्वसन। बड़े जीवों में श्वसन। तो बड़े जीवों में श्वसन करने के लिए अंग दिए गए हैं, अंग तंत्र दिए गए हैं। लिखिएगा बड़े जीवों में श्वसन करने के लिए अंग तंत्र दिए गए हैं। बड़े जीवों में श्वसन करने के लिए अंग तंत्र दिए गए हैं। कौन कौन सा अंग है बाबू? देखिए पहला अंग है, पहला अंग है बाबू श्वास नली या ठरेकिया। श्वास नली या इसी का नाम है
ट्रेकिया। ई किस में होता है बाबू? ई होता किस में है? श्वास नली या ट्रेकिया किस में होता है? तो कीड़ा मकोड़ा में होता है, कीट पतंग। कीड़ा मकोड़ा चीज़ लिख दीजिए, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा में होता है, या कीट पतंग में, या कीट पतंग नहीं, कीट पतंग में होता है। किस में होता है? कीट पतंग में होता है नहीं, कीड़ा मकोड़ा या कीट पतंग में होता है नहीं। ये कीड़ा मकोड़ा या कीट पतंग जैसे आ गया, जैसे हो जाता है कोची, तेलचट्टा, तेलचट्टा, ठीक है, तेलचट्टा, ठीक है, तेलचट्टा नहीं, तिलचट्टा होता है नहीं, तिलचट्टा होता है, तिलचट्टा, तिलचट्टा, टिड्डा, 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 टिड्डा है, तिलचट्टा, टिड्डा, और हो गया कीड़ा मकोड़ा है ना, इत्यादि कर दीजिए, और इत्यादि कर दीजिए। देखिए ये इसमें पाया जाता है बाबू, है ना। दूसरा है आपको, दूसरा है आपको क्या, गिल्स। दूसरा है आपका गिल्स है बाबू, है ना, गिल्स। अब गिल्स किसमें पाया जाता है बाबू? तो जो भी जलीय जीव है ना, जो भी जलीय जीव है, जलीय जीव में, जलीय जीव में, जलीय जीव में पाया जाता है बाबू। ये किस में पाया जाता है? जलीय जीव में होता है, ये जलीय जीव में होता है, ठीक है। ऐसे बाबू, जैसे क्या आएगा? मछली। सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? मछली। अब तीसरा देखिए, यहाँ लिख देते हैं, तीसरा है फेफड़ा। तीसरा है बाबू फेफड़ा, तीसरा है फेफड़ा। तीसरा क्या है? फेफड़ा। ये कितने में पाया जाता है? ये मानव में, जानवर में, है ना, और जितना प्रजाति है ने, मानव, जानवर इत्यादि कर दीजिए, ये इसमें पाया जाता है बाबू, है ने। तो बड़े जीवों में श्वसन करने के लिए 3 गो अंग दिए गए बाबू, है ने। बड़े जीवों में श्वसन करने के लिए 3 अंग दिए गए हैं। पहला है श्वास नली, या इसको कहते हैं क्या? ट्रेकिया कहते हैं। कीड़ा मकोड़ा या कीट पतंग में होता है, जैसे तिलचट्टा, टिड्डा इत्यादि। दूसरा हो गया गिल्च। गिल्च ये जलीय जीव में होता है। किस में होता है? जलीय जीव में। जैसे आगे कोची, जलीय जीव का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? मछली। और फेफड़ा मानव, जानवर और जितना बंदर, लोमड़ी, सियार जितना भी है ना, सब आ जाता है जानवर में इत्यादि, है ना। चलिए देखिए, अब एक एक करके सभी के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे, है ना, लिखिएगा। अब एक एक करके सब के बारे में पढ़ेंगे बाबू, है ना। इसमें कोई दिक्कत? चलिए, हो गया। चलिए आइए, पहला हेडिंग डालिएगा, पहला डालिएगा ट्रेकिया, है ना। पहला है ट्रेकिया या श्वास नली, है ना, श्वास नली। ट्रेकिया या श्वास नली लिखिएगा।
लिखिएगा ठरेकिया छोटे छोटे, ठरेकिया लिखिएगा ठरेकिया छोटे छोटे कीटों में पाया जाता है। ठरेकिया छोटे छोटे कीटों में पाया जाता है। ठरेकिया छोटे छोटे कीटों में पाया जाता है। इसमें अत्यंत शाखित नलिका होती है। इसमें अत्यंत शाखित नलिका होती है। ट्रेकिया छोटे छोटे कीटों में पाया जाता है। इसमें अत्यंत शाखित नलिका, सूखा हुआ नलिका, इसमें अत्यंत शाखित नलिका होता है। इसमें अत्यंत शाखित नलिका होता है, मैंने शाखित में सूखा हुआ शाखित नलिका होता है, जो खोखली होती है, जो खोखली होती है। ट्रेकिया छोटे छोटे कीटों में पाया जाता है। इसमें अत्यंत शाखित नलिकाएं होती है, जो खोखली होती है, जो खोखली होती है। इसका बाहरी भाग श्वास रंध्र में खुलता है और आंतरिक भाग ऊतकों में खुलती है। लिखे, ट्रेकिया छोटे छोटे कीटों में पाई जाती है। इसमें अत्यंत शाखित नलिकाएं होती है, जो खोखली होती है, जो खोखली होती है। इसका जो बाहरी भाग श्वास रंध्र में खुलता है और भीतरी भाग ऊतकों में खुलता है। भीतरी भाग कहाँ खुलता है बाबू? ऊतकों में खुलता है न। बाहरी भाग श्वास रंध्र में खुलता है। इसका बाहरी भाग श्वास रंध्र में खुलता है और आंतरिक भाग ऊतकों में खुलता है। आंतरिक भाग कहाँ खुलता है बाबू? ऊतकों में। अब आ जाइए दूसरा आ जाइए गिल्स, है न, गिल्स। दूसरा आ जाइए बाबू गिल्स, है न, लिखिएगा। दूसरा आ जाएगा, लिखिएगा गिल्स। अब देखिए, लिखिएगा ये जलीय जीवों में पाया जाता है। 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 ये जोरे के रूप में पाया जाता है। ये जोरे के रूप में, ये जोरे के रूप में पाया जाता है। ये जोरे के रूप में पाया जाता है। लिखे अगला, ये मुंह के पार्श्व भाग में होता है। ये मुंह के पार्श्व भाग में पाया जाता है। भाग में पाया जाता है। यह मुंह के पार्श्व भाग में पाया जाता है या होता है। और गिल्स का काम क्या है? लिखेगा, ये जल से ऑक्सीजन को अलग करती है। ये जल से ऑक्सीजन को अलग करता है। ये जल से ऑक्सीजन को अलग करता है और ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाता है। और ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाता है न। यह जल से ऑक्सीजन को अलग करता है और ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाता है। लिखे, हो गया। ये कहाँ पाया जाता है? ये जलीय जीवों में पाया जाता है। ये जोरे के रूप में, मतलब एक अथीम कई गो, दो गो जोरे के रूप में। ये मुंह के पार्श्व भाग में, मुंह के बगल में पाया जाता है। देखते हैं यहाँ पर रहता नहीं रहता है, मुंह के पार्श्व भाग में पाया जाता है। इसका काम क्या है? तो लेता है जल से क्या करता है? ऑक्सीजन को निकालता है। ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाता है?
फेफड़ा तक। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये चपटी सी थैली में होता है, ये चपटी सी थैली में होता है जिसे गिल्स कोष्ठ कहते हैं। ये चपटी सी थैली में होता है, ये चपटी सी थैली में होता है, ये चपटी सी थैली में होता है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं, जिसे गिल्स कोष्ठ, जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं, गिल्स कोष्ठ, जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। लिखे, जिसे गिल्स कोष्ठ कहते हैं। इसमें कई गिल पट्टिकाएँ होती है, इसमें कई गिल पटलिकाएँ होती है, इसमें कई गिल पट्टिकाएँ होती है, इसमें कई गिल पट्टिकाएँ होती है। आई किसमें पाया जाता है बाबू? जैसे मछली, जैसे मछली। बस इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पूछेगा। क्या लिखा है? ये जलीय जीव में पाया जाता है। पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये गिल्स किस में पाया जाता है? जलीय जीव में। अब जलीय जीव ऑप्शन क्या देता है? मछली देता है, मछली मारिएगा, है ना। ये जोरोक में पाया जाता है, ये मुंह के पार्श्व भाग में पाया जाता है। इसका मेन काम क्या है? जल से ऑक्सीजन को अलग करना, ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाना। ये चपटी सी थैली में होता है, जिसे क्या कहते हैं? गिल कोष्ठ कहते हैं। ये सब किस में पाया जाता है? मछली में। ये सब किस में पाया जाता है बाबू? मछली में। अब आइए आगे बढ़ें। देखिए आप दो को पढ़ लिए, ट्रैकिया पढ़ लिए, श्वास नली पढ़ लिया, और आप पढ़ लिए गिल्स पढ़ लिए। अब आपका एक बचा है कोची? फेफड़ा। तो फेफड़ा डायरेक्ट आपको फेफड़ा कैसे पढ़ाएं? पहले मारने में डायरेक्ट हवा फेफड़ा में थोड़ी पहुंचता है, होग नहीं पहुंचता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा मानव श्वसन तंत्र। हेडिंग डालेगा मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। देखिए मानव श्वसन तंत्र बहुत सारी आपको अंग से मिलकर बना है ना। बहुत सारे अंग से मिलकर के क्या बना है? मानव श्वसन तंत्र। उसमें अंग में क्या क्या आएगा? नाक आएगा, आपका ठरेकिया आएगा, कंठ आएगा, वोकल्स आएगा, फेफड़ा आएगा, है ना। ये सब के मिला जुला के क्या बनता है? मानव श्वसन तंत्र, है ना। तो लिखिएगा ये कई अंग से मिलजुल करके मानव अंग का निर्माण करता है, मानव श्वसन अंग का निर्माण करता है। ये कई अंग से मिलजुल करके मानव श्वसन अंग का निर्माण करता है। ये कई अंग से मिलजुल करके मानव श्वसन अंग का निर्माण करता है। ये कई अंग से मिलजुल करके मानव श्वसन अंग का निर्माण करता है। ये कई अंग से मिलजुल करके मानव श्वसन अंग का निर्माण करता है। अब इसमें देखिए पहला अंग, इसकी शुरुआत कहाँ से होगा? इसका शुरुआत होगा कहाँ से? नाक से। इसका शुरुआत कहाँ से होगा? नाक से। तो इसको बोलते हैं नसिका छिद्र। इसको क्या बोलते हैं? नसिका छिद्र, है ना। तो लिखिएगा मानव श्वसन अंग की शुरुआत, मानव श्वसन अंग की शुरुआत नसिका छिद्र से होती है। मानव श्वसन अंग की शुरुआत नसिका छिद्र से होती है ना। मानव श्वसन अंग की शुरुआत नसिका छिद्र से होती है। मानव श्वसन अंग की शुरुआत नसिका छिद्र से होती है। देखिए मानव श्वसन अंग की शुरुआत कहाँ से होती है बाबू? नसिका छिद्र से होती है। अब नसिका छिद्र से होते हुए कहाँ पहुँचेगा? कंठ में पहुँचेगा, कंठ में पहुँचेगा ना। नसिका छिद्र से ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेगी? कंठ में पहुँचेगा। तो देखिए अब कंठ पहुँचेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्वर यंत्र। उसको क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र, या उसको बोलते हैं स्वर यंत्र, या उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं बाध्य यंत्र, है ना। स्वर यंत्र या लैरिक्स बोलते हैं, लैरिक्स। तो स्वर यंत्र, स्वर
यंत्र या लैरिक्स इसको बोलते हैं, या लैरिक्स यही दिया ना है। तो देखिए अब क्या हुआ, मानव श्वसन अंग की शुरुआत कहाँ से हुआ, नसिका छेद से। अब लिखिएगा ये जहाँ से आवाज़ निकलती है उसको लैरिक्स कहते हैं या स्वर यंत्र कहते हैं। लिखिएगा ये जहाँ से आवाज़ निकलती है उसे स्वर यंत्र या लैरिक्स कहते हैं। ये भी श्वसन का एक हिस्सा है। ये जहाँ से आवाज़ निकलती है उसे स्वर यंत्र या लैरिक्स कहते हैं। ये भी श्वसन अंग का एक हिस्सा है। ये जहाँ से आवाज़ निकलती है उसे स्वर यंत्र या लैरिक्स कहते हैं। ये भी श्वसन अंग का एक हिस्सा है। अब देखिए आगे बढ़ा, फिर कहाँ पहुँचता है, तो फिर पहुँच जाता है। अब ये क्या होता है, स्वर यंत्र के नीचे जाता है। तो स्वर यंत्र के नीचे जाता है तो ये देखिए ठरेकिया है, यहाँ गिट्ठे सा होता है ना, ठरेकिया है। तो ये वहाँ पर पहुँचता है ना। तो लिखिएगा श्वसन अंग का हिस्सा है। फिर ये जहाँ से श्वसन तंत्र, फिर ये यहाँ से श्वसन तंत्र नीचे चली जाती है जिसे ठरेकिया कहते हैं। फिर ये यहाँ से श्वसन तंत्र नीचे चली जाती है जिसे ठरेकिया कहते हैं, जो 11 सेंटीमीटर लंबी और 16 mm चौड़ी होती है। लिखे, फिर ये जहाँ से श्वसन तंत्र नीचे चली जाती है उसे ठरेकिया कहते हैं। ये 11 सेंटीमीटर लंबी और 16 mm चौड़ी एक नली होती है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, है न। लिखे, ये 11 सेंटीमीटर लंबी, लिखे ये 11 सेंटीमीटर लंबी और 16 mm 11 सेंटीमीटर लंबी और ये लंबाई होता है। और चौड़ाई कितना है, वृत्त कितना है बाबू, तो 16 mm क्या चौड़ी एक नली होती है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बाबू, ठरेकिया कहते हैं। ठीक है, देखिए ना, यहाँ से मान लिया जाए, यहाँ देखिए ऐसे करके रहता है बाबू, ऐसे करके देखते होंगे, ये गिट्ठा ऐसे करके बना हुआ रहता है। ठीक है, ये ठरेकिया। अब यहाँ से क्या होता है, अब ये ठरेकिया हिस्सों में बढ़ जाता है, एक हिस्सा इन्ने और एक हिस्सा इन्ने, एक हिस्सा इन्ने ऐसे बढ़ जाता है ना। समझे, ये 11 सेंटीमीटर लंबी है और 16 mm चौड़ी एक नली होती है, इसे क्या कहते हैं, ठरेकिया कहते हैं। अब ये होता है कि अब ये हिस्सों में बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, हिस्सों में। लिखिएगा, ये हिस्सों में बढ़ जाती है, ये हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोकल्स कहते हैं, जिसे ब्रोकल्स कहते हैं, ब्रोकल्स कहते हैं, है ना। छेचे क्या कहते हैं, ब्रोकल्स कहते हैं। लिखे, छेचे ब्रोकल्स हिस्सों में बढ़ जाती है जिसे ब्रोकल्स कहते हैं। यह हिस्सों में बढ़ जाती है जिसे ब्रोकल्स कहते हैं। और ये जो ब्रोकल्स है बाबू, मान लीजिएगा ये फेफड़ा है, तो ये फेफड़ा में जा कर के क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ये फेफड़ा में क्या होता है, जा कर के जुट जाता है। फेफड़ा में क्या होता है, जुट जाता है। लिखिएगा, ये फेफड़ों में ब्रोकल्स फेफड़ों में जुट जाता है ना। ब्रोकल्स फेफड़ों में, माने जाए फेफड़ा है बाबू, है ना, माने जाए ये फेफड़ा है, तो ये फेफड़ा में जाके यहाँ जाके ऐसे करके जुट गया फेफड़ा में, है ना। ये फेफड़ा में जाके क्या हो गया, जुट गया। ये जो ब्रोकल्स है कितने आके जुट गया, फेफड़ा में आके जुट गया। तो ब्रोकल्स फेफड़ा में जुट जाती है ना। लिखे, ब्रोकल्स फेफड़ा में, ब्रोकल्स फेफड़ा से जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद
लिखे, जुड़ने के बाद बहुत सारी नलिकाओं का निर्माण करता है, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जिसे ब्रोंकियोल्स, जिसे ब्रोंकियोल्स है ना, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जिसे ब्रोंकियोल्स, जिसे ब्रोंकियोल्स, जिसे ब्रोंकियोल्स क्या है, जिसे ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, है ना, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ओल्स कहते हैं, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक है, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, लिखे, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, तो नचिका छिद्र मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का मान लीजिए कि मूरी लगा हुआ है, ये हो गया नचिका छिद्र। तो नचिका छिद्र से होते हुए कहाँ जाता है, नचिका छिद्र से होते हुए स्वरयंत्र में आएगा, स्वरयंत्र से कहाँ पहुँचेगा, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से कहाँ पहुँचेगा, फेफड़ा में, फेफड़ा में पहुँचता है ऑक्सीजन। अब देखिए, अब कोई भी आप जब श्वास ऊपर खींचते हैं ऐसे, तो ऊपर जब ऐसे लेते होंगे तो कोई पार्ट नीचे भी जाता है, और जब छोड़ते होंगे तो यहाँ से जब आप कोई नीचे लेते हैं, ये इसको बोलते हैं डायफ्राम, ये होता है डायफ्राम। तो डायफ्राम का काम है क्या, ऊपर जब आप खींच रहे हैं तो ये ऊपर दाबेगा, और छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, क्या होता रहता है, ऊपर नीचे, हो गया। चलिए आइए अब देखिए, अब श्वसन में कितना क्रिया होता है, श्वसन में 2 क्रिया होता है साथ साथ में, कितना क्रिया होता है, 2 क्रिया। एक होता है आप ऑक्सीजन का ग्रहण करना, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करना, छोड़ना। श्वसन की क्रिया में कितना क्रिया होता है, 2 क्रिया, एक होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करना। तो लिखिएगा, श्वसन की क्रियाओं को 2 हिस्से में बांटते हैं, श्वसन की क्रियाओं को 2 हिस्से में बांटते हैं। श्वसन की क्रियाओं को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ऑक्सीजन का ग्रहण, और दूसरा CO2 का त्याग। होता है कि नहीं होता है, पहला होता है ऑक्सीजन का ग्रहण करना, दूसरा होता है CO2 का त्याग करना, है ना। तो ऑक्सीजन के ग्रहण करते हैं और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। तो ऑक्सीजन के ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्वास। क्या कहते हैं, प्रश्वास। लिखिएगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं, है ना। ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्वास। और कार्बन डाइऑक्साइड के त्याग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छ्वास। उच्छ्वास, है ना, उच्छ्वास। देखिए, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्वास, और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छ्वास, है ना। अब पूछेगा प्रश्वास और उच्छ्वास क्या है, तो लिखिएगा कि ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं, है ना। उच्छ्वास कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। अब ये दोनों क्रिया जिसमें साथ साथ हो रहा है, ये दोनों क्रिया लिखिएगा, इन दोनों क्रियाओं को मिला करके श्वास उच्छ्वास कहते हैं, है ना। इन दोनों को मिला करके श्वासोच्छ्वास कहते हैं, है ना। इन ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। और इन दोनों की
इन दोनों को मिला करके जो क्रिया होती है उसको कहते हैं स्वच्छवास। स्वच्छवास कहते हैं। लिखिएगा, इन दोनों को मिला करके जो क्रिया होती है उसे स्वच्छवास कहते हैं। हम लिखाए थे दो प्रकार के। याद कीजिए, हम वहाँ शुरुआत में पढ़ाए थे कि ये दो होता था। याद कीजिए आप, वहाँ श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण और दूसरा स्वच्छवास दिखाए थे। तो देखिए आ गया स्वच्छवास, मैंने ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। इन दोनों को मिला करके जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं स्वच्छवास कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब लिखिएगा स्टार मार्क के जरिए बाबू, हमारे शरीर की जो पसलियाँ हैं उसमें 12 हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है? 12 हड्डी। लिखिएगा बाबू, हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। हो गया, हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। कितना जोड़ी बाबू? 12 जोड़ी। तो 12 दूनी कितना? 24 पसलियाँ पाई जाती है ना। अब हेडिंग डालिएगा, फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान है ना। फेफड़े में श्वसन, फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? कैसे होता है? फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? देखिए, मान लिया जाए ये है आपका बाबू आपको मान लिया जाए कि ये क्या है, मान लिया जाए ये ज़्यादा बड़ा पड़ रहा है, छोटा पड़ते हैं। ये है, ये एक फेफड़ा है, एक फेफड़ा मान लिया जाए ये है। एक मानव शरीर में कितना फेफड़ा होता है? 2 और ये मान लीजिए जाए आपका अथी है, ये आपका मान लिया जाए अथी है, और ये आपकी टोटल कोशिका है जो आपका शरीर का पूरा भाग है। हाथ मैंने इसका नीचे वाला मान लीजिए, इसका नीचे वाला। तो यहाँ देखिए, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप कौची लेते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या होता है? फेफड़ा में जब ऑक्सीजन पहुँचता है तो फेफड़ा में हीमोग्लोबिन होता है, खून होता है। खून में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। अब यहाँ से क्या करेगा ये ले करके क्या करेगा? ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर क्या करेगा? ये इधर घूमेगा। ये पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा? कोशिका में। ये कोशिका बाबू, ये कोशिका है। तो कोशिका में तो जब इधर से ऑक्सीजन आया, फेफड़ा में गया, फेफड़ा में क्या हुआ? फेफड़ा में खून है, खून में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पे क्या करता है? लोड हो जाता है, चढ़ जाता है। और जब हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन चढ़ता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन पर लोड होता है, ऑक्सीजन जब होता है लोड, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करता है?
अब हर एक शरीर के हर एक कोशिका में पहुँचेगा, और हर एक कोशिका में पहुँचेगा, और कोशिका में क्या रहता है? ग्लूकोज। कोशिका में क्या रहता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में C6H12 O6। अब ये ऑक्सीजन पहुँचा कोशिका में, तो टूटेगा तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत अधिक मात्रा में क्या? ऊर्जा। तो ये तो ठीक है, ये तो हमको चाहिए बॉडी में। अब ये हमको बॉडी में चाहिए, ये बॉडी में नहीं चाहिए, तो क्या करेगा? इधर से कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से ऑक्सीजन लेगा, और पूरे बॉडी में होते होते कहाँ पहुँचे? हर एक कोशिका से ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को तोड़ते जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बचेगा उसको साथ साथ लेते जाएगा। उसको क्या करेगा? साथ साथ लेते जाएगा, है नहीं? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन पर लोड होता है, हीमोग्लोबिन पर कौन लोड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। उसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन लोड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन पर लोड होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब क्या करेगा ये? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भेजेगा ये फेफड़ा में, और फेफड़ा इसको क्या करेगा? अब बाहर निकाल देगा। फेफड़ा इसको क्या करेगा? ये पूरा प्रक्रिया है ना? पूरा प्रक्रिया है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, है नहीं? ये पूरा प्रक्रिया है, ठीक है? ये पूरा प्रक्रिया है बाबू। तो इसमें किसका परिवहन हो रहा है? हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन का हो रहा है ना? हीमोग्लोबिन का परिवहन भी हो रहा है, ऑक्सीजन का भी परिवहन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन हो रहा है। हीमोग्लोबिन अपना घूम रहा है नहीं? हीमोग्लोबिन कुछ करते रहता है, घूमते रहता है। तो लिख सकते हैं, इससे 2 पॉइंट निकल के आया बाबू, है नहीं? इससे 2 पॉइंट निकल के आया, है नहीं? इससे 2 पॉइंट निकल के आया। किसका परिवहन हो रहा है बाबू? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? परिवहन हो रहा है। इधर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो रहा है, क्या हो रहा है? परिवहन मतलब होता है घूमना। तो ऑक्सीजन भी घूम रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी घूम रहा है, हीमोग्लोबिन भी घूम रहा है। 3 को घूम रहा है यहाँ पर, है ना? तो लिखिएगा 2 पॉइंट है इस पर, बस 2 पॉइंट में आपका चैप्टर ख़त्म, है ना? जब हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन सवार होता है, जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने ऊपर रखता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने ऊपर रखता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। लिखिएगा, जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने ऊपर रखता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने ऊपर रखता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हो गया, उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगला पॉइंट, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन अपने ऊपर रखता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, है ना? जब कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन अपने ऊपर रखता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन अपने ऊपर रखता है तो उसे कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन कहते हैं, है ना? इसमें 2 पॉइंट जो भी आई है, पूछेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पर सवार होगा तो उसको बोलिएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड सवार होगा तो बोलिएगा कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन, है ना? चलिए, आपका चैप्टर खत्म हो गया, है ना?
आप लोगों की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं बाबू। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।